क्लास 8 के सब प्यारे बच्चे, सबका स्वागत है। हर्ष बार से हो, मेरी एप्लीकेशन और मेरे यूट्यूब चैनल सब में स्वागत है आपका। काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। अभी ये चैप्टर की बारी है जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। जियोग्राफी का ये दूसरा चैप्टर है और चैप्टर नंबर 10 है ये, इफ़ यू आर स्टडिंग इन GACB गुजरात बोर्ड। सो हम बस यही मकसद है कि जियोग्राफी हमारी एकदम आसान हो जानी चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट समझना वो भी हमारी एक अलग सी चीज़ है कि हम कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कि मिनरल्स क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ मिनरल एंड व्हाट इज़ पावर रिसोर्स। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो यहाँ शुरू में ही दिया गया है, दो चीज़ें समझ लो। पहले ऑर्गेनिक, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम ऑर्गेनिक खाते हैं उसकी बात नहीं है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच चेंज, जो बदलते हैं अपना रूप, जो बदलते हैं अपना रूप हीट और प्रेशर के अंडर में, जो बदलते हैं अपना रूप हीट और प्रेशर के अंडर में, टू अज्यूम सर्टेन केमिकल कंपोजिशन, कुछ खास तरह के, कुछ खास प्रकार के केमिकल कंपोजिशन को पाने के लिए, अपने अंदर इनबिल्ट करने के लिए वो हीट और प्रेशर के अंडर में खुद को बदल देते हैं। वैसे दो तरह के सब्सटेंस, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक, इसे कहते हैं मिनरल्स। आपको सवाल होगा कि भाई यहां बताया गया है कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक वो चीज है जिसमें कार्बन कंटेंट होता है, मोस्टली होता है, और इनऑर्गेनिक वो चीज है, वो सब्सटेंसेस है, वो पदार्थ है कि जिसमें कार्बन कंटेंट मोस्टली नहीं होता है। दीज आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जियोग्राफिकल लैंग्वेज में ये है। ठीक है, तो मिनरल किसे कहेंगे कि दो तरह की चीजें, जो एक ऑर्गेनिक है और दूसरी इनऑर्गेनिक है, वो खुद को बदलते हैं हीट और प्रेशर के अंडर में कुछ खास तरह के केमिकल कंपोजिशन को अज्यूम करने के लिए, उसे हम मिनरल कहते हैं। ठीक है, मिनरल्स जहां पे फाउंड होते हैं, कहां पे फाउंड होते हैं? इन द इंटीरियर रीजन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंडर, नीचे जमीन के अंदर खोद खोद के बाहर निकालना पड़ता है उसे। ठीक है, इन इम्प्योर फॉर्म्स, और वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। जो लोहा है, जो सोना मिलता है, जो चांदी अंदर से मिलती है ना, जैसे कि मैंने कोई अंगूठी, मतलब कोई रिंग पहनी है सोने की, अभी तो नहीं पहनी है, पर यदि मैंने पहनी है सोने की रिंग, तो वो जो सोने की रिंग है वो सीधी मुझे माइनिंग से, जमीन के अंदर इंटीरियर ऑफ अर्थ से सीधी रिंग नहीं मिलती है। इम्प्योर कंडीशन में सोना मिलता है, लोहा मिलता है, जो भी मेटल मिलती है, जो भी मिनरल्स मिलते हैं, वो इम्प्योर कंडीशन में मिलता है, फिर उसे हमें प्योर करना होता है। पर वो जो इम्प्योर कंडीशन में मिलता है बच्चे, उसे कहा जाता है ओर्स, मिनरल ओर्स। जैसे खड्डा खोदते तो उसमें कई सारे और भी मिनरल्स एक साथ मिक्स होते हैं, वो जो पूरा लट्ठा होता है ना, वो और होता है, उसमें से फिर सबको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग 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 करते हैं। ठीक है, वेरियस मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म आफ्टर रिफाइनिंग द ओर। ये जो ओर मिला ना हमें, जो इनप्योर कंडीशन में है, उसे रिफाइनिंग करने के बाद कई सारे मिनरल्स को हम प्योर कर पाते हैं। ये होगी बेसिक बात है। आगे देखो, चलना। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, मतलब हर एक देश में, हर एक जगह में, अपने घर, मेरे घर, हर एक स्टेट में एक जैसे मिनरल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे कि मैं अपने घर नीचे खड्डा खोदूं तो वहां से मुझे ना तो पेट्रोल मिलेगा, ना तो लोहा मिलेगा, ना तो सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती। यदि मैंने कुछ वहां पे खड्डा खोद के कुछ रख दिया है तो वो फिर से मुझे मिलेगा। हर जगह पे मिनरल्स नहीं है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब ओल्डली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिनरल्स आर गिफ्ट टू ऑफ नेचर। सीधी सी बात है, गिफ्ट ही है, पैसा तो कोई नेचर लेता नहीं है। They are formed under different conditions in different types of geographical condition. जैसे जिस देश की geographical condition,
जैसी जिस टाइप की जियोग्राफिकल कंडीशन, जैसी जिस एरिया की जियोग्राफिकल कंडीशन, उस जगह पे वैसा मिनरल मिलेगा। हर एक जगह पे देखो आप, हर एक जमीन में सोना नहीं मिलता है, वैसे हर एक जमीन में पेट्रोलियम भी नहीं मिलता है, वो अलग अलग जमीनें हैं सब। दे आर फॉर्म्ड नेचुरली फॉर्म होते हैं, हमें बनाना नहीं जाना। मेरे दादाजी ना पेट्रोल बनाने चाहते थे, अबे तू रहने दे। दिस ट्रेजर, ये जो खजाना है ना, वो बनता है, क्रिएट होता है कितने सालों के बाद, 2-5 साल बाद नहीं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेता है ये। नेचुरल प्रोसेस में अर्थ की क्रस्ट, मतलब अर्थ की जो सरफेस है उसके अंदर की साइड हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल, तब जाके मिनरल्स नेचुरली प्रोसेस में बनते हैं। हमें कुछ बनाने जाने की जरूरत नहीं, हम ही नेचुरली बने हैं। तो दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल, कौन से मिनरल में कैसी कॉम्पोजिशन है केमिकल की, केमिकल प्रॉपर्टी कौन से मिनरल में कैसी है, उस हिसाब से उसे क्लासिफाई किया जाता है। उसका कलर कैसा है, उसका लस्टर का मतलब है चमक कैसी है उसकी, शाइनिंग कैसी है उसकी डेंसिटी कैसी है, उसकी हार्डनेस, ठोस है, सख्त मजबूत है, पोचू है, क्या है। तो उस हिसाब से उसे क्लासिफाइड करा जाता है। मिनरल सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज में, रॉ मटेरियल ऐसे रॉ मटेरियल आता है मिनरल, एंड फिर नेशन को वो प्रॉस्पर समृद्ध बनाता है। सो मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ये सवाल आ सकता है 2-3 मार्क में आपकी फाइनल या कोई भी एग्जाम में। क्या आएगा सवाल, मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, तो ऊपर का जो है वो पूरा सवाल आप जवाब लिख सकते हो। इकोनॉमी हमारे जो है ना, उसकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड है कौन, मिनरल्स नहीं है तो आपका देश टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मिनरल्स चाहिए। अब मिनरल्स के टाइप्स देखो क्या क्या है। मिनरल्स आर मोर देन 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द अर्थ। देयर आर कितने हैं, 3000 से भी ज्यादा मिनरल्स अभी है अवेलेबल। मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 थिंग्स, एक मेटालिक मिनरल्स 1, दूसरा नॉन मेटालिक 2 है। उसमें हम मेटालिक में जाते हैं। मेटालिक मिनरल्स मतलब जिसमें मेटल्स होती है, मेटल के फॉर्म में होते हैं, रॉ फॉर्म होता है मेटल का, रॉ फॉर्म मतलब कच्चा फॉर्म, जो जमीन से निकाला गया वो फॉर्म। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, ठोस होता है, दैट कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लस्टर, शो शाइन भी करता है, चमकता भी है, ल्यूमिनेसिटी, चमक होती है उसमें, एक अजीब सी चमकीला पदार्थ होता है। हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर भी होता है। ये सारी चीजें कुछ कुछ आपको साइंस में भी मिलेगी। मेटालिक मिनरल्स जो है ना, वो फाउंड इन लार्ज लेयर्स ऑफ, किस तरह के पत्थर जमीन में है उसमें से मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। तो लार्ज लेयर होना चाहिए। किस चीज का लार्ज लेयर होना चाहिए, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का, जिस जमीन में लार्ज लेयर होता है अंदर 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 अंदर, उस जमीन से आपको मेटल मिलेगी। क्योंकि ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं, ठोस होते हैं, स्ट्रॉन्ग, मजबूती, ठोस टके वर्ष हाथी सीमेंट, वहां से मिलते हैं मिनरल्स मेटालिक। जो मेटल्स हमें ये मिनरल से मिलती है कैन बी मोल्डेड, उसे मोल्ड करी जाती है, उसे शेप दिया जाता है अलग अलग इनटू डिफरेंट शेप्स बाय टैपिंग और स्ट्रेनिंग। उसके ऊपर टैप किया जाता है, हथौड़ा मारा जाता है, जो भी मारना होता है वो मारा जाता है। पर इट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय स्ट्राइकिंग। आप लोहे के ऊपर मार पर वो टूटेगा नहीं, उसका आकार बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा। ये लोहे का हाथ है, सनी देओल का एक डायलॉग है। मेटल्स आर ऑब्टेन्ड ओनली मेल्टिंग मेटालिक मिनरल्स। मेटल्स जो है वो कहाँ से पाई जाती है, बाय मेल्टिंग मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं उसे मेल्ट करा जाता है, पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसमें से मेटल का प्योर फॉर्म निकाला जाता है। ठीक है, ये मेटालिक मिनरल की बात हो गई। एग्जाम्पल देखो मेटालिक मिनरल्स की, गोल्ड है, जिंक है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन है, सारे मेन मिनरल्स है मेटालिक। अब आया नॉन मेटालिक।
इसमें मेटल नहीं होती है, ठीक है, इसमें मिनरल मेटल नहीं होती है। सम नॉन मेटालिक मिनरल्स कैन बी मोल्डेड, कुछ ऐसे हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स जिसे शेप दिया जाता है कटिंग करके, अपरूटिंग मतलब उखाड़ के, ब्रेकिंग मतलब तोड़ के, उससे शेप दिया जाता है। यदि ये नॉन मेटालिक मिनरल्स के ऊपर आप थोड़ा मारो, स्ट्राइक करो ना, तो ये टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, दिल के टुकड़े टुकड़े करके चल दिए। एग्जाम्पल्स, नॉन मेटालिक लाइमस्टोन, चूना का पत्थर, माइका, जिप्सम, अरे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि कोल से एनर्जी पाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पेट्रोलियम, गाड़ी चलती है, भागती है, फक, ये भी नॉन मेटालिक मिनरल्स है। आई बात समझ में? नॉन मेटालिक में जो मेटल नहीं होती है, जिसमें कुछ को शेप दिया जाता है, स्ट्राइक करने के बाद टूट जाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स है। और कोल, पेट्रोलियम भी नॉन मेटालिक है, ठीक है। मेटालिक नॉन मेटालिक की बात हो गई। अब ये यहाँ पे है नो दिस, ये जानो, इसमें से कुछ पूछेंगे नहीं, पर ये जानना तो जरूरी है। बराबर है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। पर इतना मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि देखो यहाँ पे लिखा है क्या है, प्लेसेस ऑफ मिनरल, इंडिया में कौन से स्टेट में कौन से रिसोर्सेज है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया ही गया होगा। कोल है तो इतने सारे स्टेट में है, फिर आयरन है, मैंगनीज है, ये सारे सारे अलग अलग स्टेट में जो है वो सारा यहाँ कुछ दिया गया है। ये पूछने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं? वो जो मेटालिक मिनरल्स थे ना, वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के लेयर्स मिलते थे। ये सेडिमेंटरी रॉक के लेयर से मिलते हैं, प्लेन्स एंड द फोल्ड माउंटेन जहाँ होता है वहाँ से मिलते हैं ये नॉन मेटालिक मिनरल। फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, ये भी सेडिमेंट्री लेयर से ही मिलता है। सेडिमेंट्री एक टाइप के रॉक्स होते हैं, ठीक है। अब एनर्जी रिसोर्स, जिसकी बात अभी हमने करी, कोल, पेट्रोलियम। एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं चलता। हमारे अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए, बाइक और कार में भी एनर्जी रिसोर्स होना चाहिए, तभी वो भागेगा, वरना हमें भगवाएगा। वी नीड एनर्जी, किसके लिए चाहिए एनर्जी? इंडस्ट्री तभी चलती है, एग्रीकल्चर तभी चलता है, गाड़ी या ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक वगैरह तभी चलता है, कम्युनिकेशन में भी एनर्जी होती है तभी चलता है, डिफेंस में भी, मिसाइल दागने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। अब देखो, ये जो रिसोर्सेज है जो हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी रिसोर्स, मशीन को ऑपरेट करने के लिए, चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, जो रिसोर्स हमें मशीन ऑपरेट करने के लिए एनर्जी देते हैं, जो रिसोर्स हमें चीजें प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी देते हैं, उसे कहते हैं एनर्जी रिसोर्स। क्या कहते हैं उसे? एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू दो क्लासिफिकेशन है एनर्जी रिसोर्स के, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। अब क्या है कन्वेंशनल रिसोर्स? यहाँ पे डेफिनेशन है। कन्वेंशनल रिसोर्स जो वो है, वो दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसे लंबे समय तक आप कॉमन यूज में ले सकते हो, उसे कहते हैं कन्वेंशनल रिसोर्स। जिसकी फायरवुड, फॉसिल फ्यूल है, ये दो मेन कन्वेंशनल रिसोर्स हैं, ठीक है। अब कोल देखो, कोल, ये जो फॉसिल फ्यूल है ना, इज फाउंड इन एब्यूंडेंस, मतलब बहुत ही मिलता है आजकल। और आगे देखो, डोमेस्टिक फ्यूल्स में उसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आयरन, स्टील इंडस्ट्री, स्टीम इंजन बनाने वाली इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हर जगह पे कोल का यूज़ किया जाता है। कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से जनरेट होती है उसे कहते हैं थर्मल पावर। क्या कहते हैं? थर्मल हीट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोल है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी आगे बढ़ चुका है। आप चाइना देखो, आप यूएसए देखो, आप जर्मनी देखो, रशिया देखो, साउथ अफ्रीका देखो, फ्रांस देखो, वहां जा ना पाए पर देख तो सकते हैं ना।
आर द वर्ल्ड्स लीडिंग, ये सारे कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो सबसे ज्यादा कोल को अपनी जमीन से, अपनी माइनिंग से निकालते हैं सबसे ज्यादा। आप इंडिया में आ जाओ ना तो रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, और झारिया है, धनबाद है, और बोकारो झारखंड में। ये कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया में। इंडिया में कहाँ से कोल मिलता है? तो यहाँ से मिलता है। गुजरात में कोल फील्ड कहाँ है? कच्छ से मिलता है, भरूच, मेहाणा, भावनगर एंड सूरत से मिलता है कोल। उस कई सारे कोल के भी टाइप्स होते हैं बच्चे। हाँ, कोल के भी टाइप्स होते हैं बच्चे। तो उसमें लिग्नाइट कोल जो है ना, कैसा कोल? लिग्नाइट, वो यहां से मिलता है। यहां मतलब गुजरात में इन जगहों से लिग्नाइट कोल मिलता है। इट इज एस्टिमेटेड, एक ऐसा भी एस्टिमेट करा गया है कि कच्छ में एक पांध्रो नाम की जगह है, कच्छ में एक पांध्रो नाम की जगह है, तड़केश्वर सूरत में जो जगह है, राजपारड़ी भरूच में जो जगह है, भावनगर की थोरडी नाम की जो जगह है, और सामत पर जो है जगह है, यहां हर जगह से लिग्नाइट कोल मिलता है। कोल का एक टाइप, पानी का पाइप नहीं, कोल का एक टाइप जो यहां से मिलता है, जिसका नाम है लिग्नाइट। लिग्नाइट ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड कोल, कहां से क्रूड ऑयल मतलब जिससे पेट्रोल डीजल बनता है वो कहां से मिलता है वो बताया गया है। कोल कहां से मिलता है वो बताया गया है। इंडिया में कम जगह पे है, फिर ये सऊदी में बहुत सारी जगह से है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में कम जगह है, चाइना में कम जगह है, बाकी मिलता ही रहता है सब हर जगह से। ठीक है, अब बात है यहाँ पे क्रूड ऑयल की। कैसा ऑयल? क्रूड ऑयल इज फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जमीन के अंदर से ही मिलता है सब कुछ, ऊपर से कुछ बारिश नहीं होती। ऑप्टेन बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, पत्थरों के जो लेयर्स होते हैं दो ऊपर नीचे, उसके बीच से जो सैंडविच होती है ना, वैसा उसके बीच से मिलता है ये। सेमी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेस, उसमें कई सारी चीज़ मिलती है। क्रूड ऑयल मतलब सिर्फ उससे पेट्रोल या डीजल बनता है ऐसा नहीं, कई सारी चीज़ें बनती है, वो भी हम देखेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, आपको जो रॉ फॉर्म में पेट्रोलियम क्रूड ऑयल मिला, राम क्यों लिखा मैंने भाई, रॉ फॉर्म में, हाँ, उसे एक्सट्रैक्ट करोगे आप तो रिफाइनिंग करने के बाद उसमें से डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, वैक्स इससे मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल इससे मिलता है, कई सारी चीजें। देखो, क्रूड ऑयल इज वेरी वैल्यूएबल, ये ना बड़ी काम की चीज है। यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, कई सारे काम की चीजें इससे मिलती है। क्रूड ऑयल का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है कि जो यूजलेस हो, नन ऑफ इट्स पार्ट इज यूजलेस। सारी चीजें काम की, कीमती, वैल्यूएबल, प्रेशियस होती। इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। जैसे गोल्ड बड़ा कीमती होता है ना, वैसे ये क्रूड ऑयल जो होता है वो काला होता है, इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना, काला सोना। क्योंकि कमर्शियल इंपोर्टेंस इसका बहुत ही ज्यादा है, बिजनेस में इफेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए सबसे बड़ा है। अब इसके मेन सेंटर्स कहाँ है, जो मेन प्रोड्यूसर्स है, जहां आप कहीं भी खड्डा खोद दो जहां से पेट्रोलियम निकलेगा। वैसे कौन कौन से कंट्री है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार मेन प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम के। उसके बाद यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। ठीक है, तो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया में कहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है? तो दिग्बोय आसाम, बॉम्बे हाई मुंबई में, डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर साउथ इंडिया में। पर गुजरात में आ जाते हैं, गुजरात में कहाँ से मिलेगा? शुरू में क्रूड ऑयल सबसे पहले आणंद के बाजू में, जहाँ अमूल का दूध मिलता है ना, वहाँ आणंद के बाजू में एक गांव है लुणेज, वहाँ से मिलता था पहले क्रूड ऑयल, वहाँ से निकाला जाता था। अब कहाँ से मिलता है? तो भरूच के बाजू में अंकलेश्वर है, वहाँ से मिलता है। जो लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन गुजरात का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड आपको एक मार्क के लिए पूछ ले तो अंकलेश्वर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्रूड ऑयल इज फाउंड। अब और भी जगह है गुजरात में,
जैसे कि मेहसाणा, कलोल, कड़ी, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच, आणंद, खेड़ा, भावनगर एरिया, हर जगह पे मिलता है। आपको जहाँ के भी नाम का पता हो वहाँ जाके क्रूड ऑयल के कुएं को आप देख सकते हैं। अब नेचुरल गैस जिसे सीएनजी, पीएनजी, जिसे जलाने के बाद कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है ना, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज वेरी यूजफुल, पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है, उसी के डिपोजिट से ही मिलता है। वो तब रिलीज होता है, मतलब निकलता है, जब आप क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो। क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह निकालते हो ना, उसके साथ साथ एक गैस भी निकलता है, उस गैस को नेचुरल गैस कहते हैं। फ्यूल में काम में आता है, डोमेस्टिक घर में जो गैस होता है उसमें भी काम में आता है, और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी काम में आता है। रशिया, नॉर्वे, यूके और द नेदरलैंड्स, ये 4 कंट्री, रशिया, नॉर्वे, यूके और द नेदरलैंड्स, सबसे ज्यादा नेचुरल गैस को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया में कहाँ पे है? जैसलमेर, खंबात बेसिन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और बॉम्बे। हाय हाय हाय। अब अंकलेश्वर जो है ना गुजरात में, गांधर है अंकलेश्वर, और अंकलेश्वर के बाजू में एक एरिया है जिसका नाम है गांधार। 2 जगह से नेचुरल गैस बहुत ही प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको रिच एरिया कहा जाता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत ही कम ऐसे देश है पूरे दुनिया में जिसके पास जितना डिमांड है ना उतना नेचुरल गैस होता हो, वैसे बहुत ही कम कंट्रीज है। शार्प इंक्रीज इन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस का यूज बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसका यूज भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग डिप्रेशन है हमारे लिए, चेतावनी की घंटी, टिन 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 टिन। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय बर्निंग दिस फ्यूल्स, पेट्रोल को जलाओ, डीजल को जलाओ, तो उससे ना कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, इसलिए मैटर ऑफ कंसर्न है, ध्यान देने की बात है भाई। ऐसी सिचुएशन में लोड किसके ऊपर पड़ेगा? कन्वेंशनल सोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। आपको कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब पेट्रोल, डीजल का यूज कम कर देना चाहिए, और नॉन कन्वेंशनल जो है ना रिड्यूस्ड बाय मेकिंग एक्सटेंसिव यूज, किसका यूज ज्यादा करना है? नॉन कन्वेंशनल, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, क्योंकि एनवायरमेंट में इससे कोई खतरा ही नहीं है, कोई नो खतरा, नो खतरा, नो खतरा। ठीक है, सो अब आया हमारे सामने नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिसोर्स जैसे कि कोल है, क्रूड ऑयल है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अनलिमिटेड कोल जमीन के अंदर नहीं है, अनलिमिटेड क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल जमीन के अंदर नहीं है, तो कम है। इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा माना जाता है कि यदि इस आज की तारीख में हम जितना यूज कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का, यदि उसे हम कंटिन्यू करते हैं तो रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जिस्टेड, तो जल्द से जल्द पेट्रोल, कोल सब खत्म हो जाएंगे। मोरओवर उसका जो यूज है, जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, सो नेसेसरी है कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम यूज करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, टाइडल एनर्जी जो दरिया से, हम समंदर से, उसमें टरबाइन लगाकर हम एनर्जी को जनरेट करें, जिसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का दूसरा नाम है रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स का दूसरा नाम है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कई सारे ऐसे कंट्रीज है जो इस डायरेक्शन में सोचते हैं और सोलर, विंड और टाइडल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए सोचते हैं। अ कमीशन फॉर एडिशन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक संस्था है भारत की, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसे कैस कहा जाता है, जो इंडिया में स्पेशल इसलिए बनाई गई है। और दूसरी एक है गुजरात की संस्था, गवर्नमेंट की, जिसे गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, गेडा कहा जाता है। ये भी यही दिशा में वर्क कर रही है,
कि कैसे पेट्रोल डीजल कोल का यूज घटाया जाए और सोलर विंड और टाइडल एनर्जी को बढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक है। सोलर, उसमें से सबसे पहले ऐसे सोलर पैनल्स आपने लगे हुए देखे होंगे, अपने घर के ऊपर भी देखे होंगे शायद, होंगे तो, अथवा दूसरों के घर के ऊपर तो देखे होंगे, है भाई, देखे होंगे। हाँ, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कितनी सारी एनर्जी मिलती है, पर ज्यादा आप धूप में खड़े रहो तो आपकी एनर्जी भी चली जाएगी, उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी को चूस लेगी। वी कैन फील द हीट एंड लाइट एनर्जी ऑफ द सन एवरी डे। हम फील करते ही है गर्मी, उसकी रोशनी। सोलर एनर्जी जो है वो ट्रैप फ्रॉम द सन से सोलर एनर्जी को खींची जाती है सोलर सेल्स के थ्रू, और सोलर सेल्स में उसे यूज करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज वेरी बेनिफिशियल हमारे लिए है। ट्रॉपिकल कंट्री मतलब ऐसे कंट्रीज जहाँ धूप ज़्यादा होती है और एब्ंडेंट सनशाइन जहाँ होती है, गर्म कंट्री जो होता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर्स, पानी गर्म करने के लिए, सोलर कुकर्स, खाना बनाने के लिए, सोलर ड्रायर्स, जिसे कुछ सुखाने के लिए। उसके साथ साथ कम्युनिटी लाइटिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो होती है, उसमें भी उसके ऊपर यदि आप सोलर पैनल्स लगा देते हो तो वो सब कुछ फ्री हो जाएगा। सोलर एनर्जी इज इनएग्जिस्टिबल एंड पॉल्यूशन फ्री। कैसी है? इनएग्जिस्टिबल, पॉल्यूशन फ्री, उससे कुछ पॉल्यूशन फैलता ही नहीं है। इनएग्जिस्टिबल का दूसरा मतलब होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, तीसरा मतलब होता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, चौथा मतलब होता है पॉल्यूशन फ्री रिसोर्स। ठीक है, 4 नाम। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं? मध्य प्रदेश में रेवा में जो चल रहा है ये प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश रेवा में, वो लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट एशिया का है, पूरे एशिया का, क्योंकि चाइना में उतनी गर्मी पड़ती नहीं है। गुजरात भी लीडिंग स्टेट है इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। हमारा गुजरात जो है ना वो ऐसी जगह पे है पूरे वर्ल्ड के मैप में जहाँ सबसे ज़्यादा सन तपता है। आप अहमदाबाद में आओ कभी, पता चले। सो नेक्स्ट, अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू ऑब्टेन सोलर एनर्जी थ्रू, सोलर पैनल्स के थ्रू एनर्जी को सबसे ज़्यादा निकाला जाए, रूफटॉप के थ्रू सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को गेन किया जाए, सोलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू सबसे ज़्यादा एनर्जी मिली जाए, वो सब काम चल रहा है। एक 590 मेगावाट का सोलर पार्क सेटअप हुआ है। कहाँ? अनयूज्ड लैंड, ऐसी जमीन जो बंजर है, उस बंजर जमीन के ऊपर गवर्नमेंट ने 590 मेगावाट का सोलर पार्क पूरा एक खड़ा किया, सेटअप किया। कहाँ पे? चारण का विलेज में, पाटन डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो गेडा है ना, उसने ये इंस्टॉल किया, सोलर कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉल किया, बड़ा सा कोल्ड स्टोरेज, काफी सारी चीजें, फूड प्रोडक्ट्स आप उसमें रख सकते हो, कोल्ड स्टोरेज, और पूरा कोल्ड स्टोरेज सोलर रूफटॉप से चलेगा, सोलर एनर्जी से चलेगा, जिसकी कैपेसिटी 10 टन है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत हो जाती यदि वो सोलर पैनल नहीं होता तो। ये अच्छी बात है। कहाँ पे है? छाणी, वडोदरा में। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने सोलर पैनल को प्रोवाइड किया फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अडॉप्शन ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम। फाइनेंशियल असिस्टेंस, यदि गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि यदि आपको सोलर रूफटॉप लगाना है तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंस हम कहते हैं। एक प्रेजेंट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स जो है वो भी इंस्टॉल करी जाती है गांव में, सोलर पैनल्स को उसके ऊपर इंस्टॉल करा जाता है। इरिगेशन फील्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है ना, उसके ऊपर भी सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं। गाँव तमाम सोलर पावर प्लांट हैज बीन सेटअप, एक सोलर पावर प्लांट सेटअप करा गया। कहाँ? भुज के बाजू में, गुजरात में, मोटवा विलेज में, जो मांडवी के बाजू में। किस लिए लगाया गया पता है? डीसेलिनेट सी वाटर, समंदर का जो पानी होता है वो सेलाइन खारा होता है, उससे ड्रिंकेबल बनाने के लिए, उसमें से नमक को हटाने के लिए, सेलाइनिटी हटाने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है मांडवी के बाजू में। वो पूरे प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत होती है, पर वहां पे भी सोलर
प्लांट पूरा लगाया गया। द प्रिविलेंस ऑफ सोलर पावर्ड डिवाइसेस हैज इंक्रीज्ड। अभी कंट्री में धीरे धीरे बढ़ रहा है ये सब जो सोलर से चलने वाली चीज है, ठीक है। अब आई हमारे सामने विंड एनर्जी, हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात है। ये भी इनएग्जिस्टिबल रिसोर्स है, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है, मतलब पॉल्यूशन फ्री रिसोर्स है, कितने सारे नाम है। पॉल्यूशन फ्री रिसोर्स ऑफ एनर्जी। पावर जनरेशन कॉस्ट इसकी बहुत ही लेस, कम हो जाती है, इसीलिए ये इंस्टॉल करा जाता है। एक बार इंस्टॉल करने के बाद पावर की माथाकूटी निकल जाती है। विंड मिल्स, इसे विंड मिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंड मिल। long been used in flour mills and to extract water, have long been used in flour mills and to extract water। पानी को बाहर निकालने के लिए भी इसका यूज करा जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखो मॉडर्न टाइम की बात करें, इट इज पेयर्ड विथ अ जनरेटर। इसको एक साथ एक जनरेटर रख दिया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। पहले जो फ्लोर मिल्स चलती थी ना, आटा चक्किया, ये ऊपर चले, उससे ये चक्कियाँ चलती थी, फ्री में ऐसे चलाते थे पैसे पहले। अब इसके साथ एक जनरेटर को ज्वाइन कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अ सेट ऑफ विंड मिल्स इज कॉल्ड अ विंड फार्म। कई सारे विंड मिल्स जहाँ होते हैं उसे पूरा विंड फार्म कहते हैं। इट इज सेटअप इन द कोस्टल एरिया। कहाँ सेटअप करा जाता है? जहाँ हवा एकदम बहती हो, कोस्टल एरिया में, माउंटेनियस एरियाज में, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हवा, भारी हवा जहाँ बहती हो, स्टेडी विंड होता हो, पर कॉन्स्टेंट हवाई चलनी चाहिए। कौन कौन सा कंट्री है जो विंड मिल के थ्रू विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन, इंडिया भी है इसमें। हाँ, हम भी आगे हैं, कुछ कम नहीं है भाई, किसी से पीछे रहने वाले ना है। गुजरात हैज विंड फार्म्स। कहाँ है? लांबा विलेज, देवभूमि द्वारका, ऑन द बीच ऑफ मांडवी इन कच्छ। 2 जगह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद बाय इंस्टॉलिंग विंड मिल्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कहाँ कहाँ जगह? देवभूमि द्वारका, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, हर जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट, जियो थर्मल एनर्जी। मतलब जियो कंपनी थर्मल पहन के एनर्जी क्रिएट करती है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो है क्या ये? सीधी सी बात है, एनर्जी दैट इज ऑब्टेन, जो मिलती है कहाँ से? कंट्रोलिंग द स्टीम जनरेटेड फ्रॉम ग्राउंड। नीचे जमीन से जो स्टीम निकलता है, जो वराड जिसे हम कहते हैं, स्टीम जो निकलता है, उससे कंट्रोल करा जाता है ड्यू टू जियोथर्मल प्रोसेस। पूरी जो प्रोसेस होती है ना, उसे जियोथर्मल कहा जाता है। जियो का मतलब है गर्म, थर्मल का मतलब है गर्म, जियो का मतलब है हीट। गर्म हीट जो निकलती है उसे कंट्रोल करा जाता है, इसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहा जाता है उसे? जियोथर्मल एनर्जी। टेम्परेचर जो होता है ना इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, वो बढ़ता है जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं। ओकेशनली क्या होता है कि ये जो हीट है ना, जो अर्थ के अंदर होती है, में अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। गर्म पानी के फॉर्म में बाहर आती है, ऑन द ग्राउंड सरफेस बाहर आती है। देखो यहाँ पे बाहर आ रही है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो हीट है ना एनर्जी की, उसे पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड फॉर, गर्म पानी के झरने जिसे हम कहते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं? कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए। कई सालों तक ये चलता रहता है। जियोथर्मल एनर्जी पोल्यूशन फ्री होती है, इको फ्रेंडली होती है और हमेशा अवेलेबल होती है। यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है। यूएस हर जगह पे पहला ही है ये। उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर आइलैंड है, फिर आइसलैंड, फिलीपाइंस है, और फिर है सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है? मणिकरण हिमाचल प्रदेश, और पूगा घाटी, पूगा घाटी है लद्दाख में। गुजरात में कहाँ जगह है? ये लासोंद्रा में है। उनाई, टुआ, तुलसी श्याम है, जहाँ जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। फिर टाइडल एनर्जी,
जो हवा की नहीं, सॉरी, समंदर की जो लहरें उठती है ना, उसके थ्रू टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है फ्रॉम टाइड्स, इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी टाइड्स से जनरेट होती है उसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम, डैम को कंस्ट्रक्ट करा जाता है कहाँ पे? नैरो ओपनिंग ऑफ द सी मतलब समंदर, ऐसी जगह पे समंदर को आपको ढूंढना है जहां आसपास माउंटेन या कुछ भी हो और बीच का जो समंदर है वो नैरो होना चाहिए एकदम, वहां डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जब हाई टाइड होते हैं, पानी का बहाव जब तेज हो जाता है, तब टाइडल एनर्जी उसके थ्रू इज यूज टू टर्न द टरबाइन को, वो घुमाती है, इंस्टॉल किया हुआ टरबाइन को इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल एनर्जी इनएग्जिस्टिबल, इनएग्जिस्टिबल मतलब नॉन कन्वेंशनल, मतलब पोल्यूशन फ्री, मतलब रिन्यूएबल, बार बार मिलती रहती, खत्म ही नहीं होती, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया जो है वो टाइडल एनर्जी प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। गुजरात में ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात में, ठीक है। अब बायोगैस, बायोगैस जो अर्थ के इंटीरियर से नेचुरल मिलता है वो नहीं, इसे बनाया जाता है। कैसे? देखो, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सूखे हुए पत्ते, प्लांट, डालियाँ, सब कुछ, एनिमल्स मैन्योर, रेसिड्यूज, एनिमल का डंक होता है, पोदड़े, किचन का जो वेस्ट निकलता है, ऐठा वेठा झूठा सब कुछ, उसे बायोगैस बनाने में कन्वर्ट करा जाता है, गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करा जाता है। और ये सारी चीजें गैसियस फ्यूल में जब कन्वर्ट हो जाती है और उसमें से जो गैस निकलता है उसे बायोगैस कहा जाता है। ऐसे प्लांट्स है मैंने देखे हुए। डिकम्पोजिशन ऑफ दी सब्सटेंसेस, ये जो सारी चीजें ऐठी जूठी सड़े हुए प्लांट सब कुछ, एनिमल डंक सब कुछ हम डालते हैं ना उसमें, और डिकम्पोस्ट हो जाती है उसमें से, और उसमें से एक गैस निकलता है जिसका नाम है मिथेन गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां से निकलता है। मिथेन गैस जो है वो कंबस्टिबल है, मतलब ज्वलनशील होता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग के लिए बहुत ही काम का है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम का है। लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर भी निकलता है, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है ना, वैसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को भी निकालता है बाहर। इसीलिए एनर्जी और फर्टिलाइजर दोनों चीजें इससे मिलती है, ये प्लांट से। बायोगैस इज चीप, एकदम सस्ता है और इजी टू यूज है। उत्तर प्रदेश और गुजरात पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक पे है जो बायोगैस प्लांट लगा के बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देखो, देयर आर लार्ज बायोगैस प्लांट्स कहाँ है? रूड़ताल, दसक्रोय तालुका अहमदाबाद, दांतीवाड़ा बनासकांठा, 2 जगह पे। फिर मिनरल का यूज हमें देखना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। देखो, मैंगनीज जो है ना वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेस्टिसाइड्स दवाएं बनाने के लिए उसमें यूज होता है। ग्लास इंडस्ट्री, वार्निश जो बनता है फर्नीचर में लगता है, उसमें भी मैंगनीज का यूज होता है। और प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो न्यूज़पेपर से लेकर सब कुछ छापता है, इसमें मैंगनीज का यूज होता है। ये जो मैंगनीज है ना, वो स्टील को आयन से स्टील को बनाने के लिए मैंगनीज का यूज होता है। कॉपर जो है वो कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वायर बनाना है, एक्सप्लोसिव, उसमें भी कलर्ड ग्लास बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए, और प्रिंटिंग में भी कॉपर का यूज होता है। एडिंग टिन टू कॉपर, कॉपर में यदि आप तीन मिनरल को ऐड करते हो तो ब्रॉन्ज बन जाता है। जिंक ऐड करोगे कॉपर में तो वो ब्रास बन जाएगा। सारे मिनरल से क्या बनाने में काम में आता है? टेलीफोन, रेडियोस, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, कॉपर। एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट से मिलता है, बॉक्साइट को आप रिफाइन करोगे तो उसमें से एल्यूमिनियम मिलेगा। बॉक्साइट जो है इसका यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चर में, केरोसिन को रिफाइन करने में, एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बॉक्साइट का यूज़ होता है। फिर माइका इज अ फायर रिटार्डेंट है,
आग नहीं लगती है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर में काम में आता है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज बनाने के लिए काम में आता है। मैन्युफैक्चरिंग, रेडियो मतलब रेडियो बनाना है, टेलीफोन, एयरप्लेन, डायनेमो बनाना है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में इसका यूज होता है माइका। फिर है फ्लोरोस्फर, मेटलर्जी इंडस्ट्री में मतलब जहाँ जहाँ पे भी मेटल का यूज करने की इंडस्ट्री है वहाँ पे। प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए और पोर्सलाइन बनाने के लिए। लाइमस्टोन का यूज कहाँ होता है? सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, सोडा ऐश बनाने के लिए, सोप, पेपर, पेंट, शुगर रिफाइनिंग में। लीड का यूज कहाँ होता है? बैटरी, स्टोरेज बैटरीज बनाने के लिए और जिंक ऑक्साइड में। जिंक का यूज होता है गैल्वेनाइज फॉइल बनाने के लिए, जो हम खाना को कुछ भी बाहर से खाना लेके आते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम फॉइल होता है, वैसा एक गैल्वेनाइज फॉइल होता है, वैसा उसकी प्लेटिंग बनाने के लिए काम में आता है। यूटेंसिल्स बनाने के लिए काम में आता है। आयरन या फिर आयरन ओर, उससे पिन से लेकर बड़े बड़े मशीन बनते हैं, सब लोहे के ही होते हैं। मोटर व्हीकल, शिप्स, रेलवे, ब्रिज, हाउसेस, वेपन्स, हर जगह पे। कोल का यूज़ क्या होता है? फ्यूल में यूज़ होता है। जब आप थर्मल पावर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें फ्यूल ऐसे कोल का यूज़ होता है। सिलिकॉन का यूज़ कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मिनरल के यूज़ की। अब यहाँ है इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंजर्वेशन मिनरल्स को बचाने की बात है। देखो, कोल और पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब एग्जिस्टेबल रिसोर्स है, खत्म हो जाने वाले रिसोर्स है। सो हजारों साल लगते हैं पेट्रोल और कोल को बनने के लिए, वो हमने देखा है। ठीक है, जिस रेट से फॉर्मेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच, कितने साल लगे बनते और अभी प्रेजेंट उतने है ही नहीं, पर हमारा यूज इतना बढ़ गया है। देखो यहाँ पे ह्यूमन कंज्यूम द मिनरल सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, इसीलिए जरूरी है कि वेस्टेज हम रोके, रिड्यूस करें इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। उसमें बहुत सारा वेस्ट होता है, उसे हम रोकें। आयरन का जो स्क्रैप है, लोहे का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, टीन का, उसका जो स्क्रैप होता है, कचरा होता है, उसे हम रिड्यूस करें या फिर रीयूज करें। उसका अल्टरनेटिव मिनरल हम फाइंड करना चाहिए हमें, और उसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए यूज में। ठीक है, पेट्रोल की जगह बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ाना चाहिए। द यूज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो थर्मल पावर वगैरह से जो जनरेट होती है, उसकी जगह पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहिए। सीएनजी का कंजप्शन पेट्रोल की जगह बढ़ाना चाहिए। मैं तो वही करता हूँ, सीएनजी का बहुत यूज करता हूँ। द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस का यूज बढ़ाना चाहिए, ताकि पेट्रोल, कोल वगैरह का यूज डाउन हो जाए। एफर्ट शुड बी मेड टू गिव द गिफ्ट, हाँ, एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट के गिफ्ट हमें फ्यूचर जनरेशन को देने के प्रयास करने चाहिए, वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट की क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है। बिगाड़ नहीं देना है कि आने वाली पीढ़ी हमें गालियां दे, हमारे बाप दादा ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। नहीं, एनर्जी रिसोर्सेज आर वेरी प्रेशियस, कीमती है, सिंस दे आर लिमिटेड। कम है ना एनर्जी रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, बहुत ही कम है। दैट्स वाई हमारी ड्यूटी बनती है टू यूज देम स्पेरिंगली, हम उसका स्पेरिंगली यूज करें। वी मस्ट बी विजिलेंट, सतर्क रहना है, सावधान रहे, सतर्क रहे, एंड कमिटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन। उसका जब हम यूज करते हैं तो हमें ऐसे कमिटेड होने चाहिए कि हम उसको बिगाड़ेंगे नहीं, बिफोर इट बिकम्स अ मेजर क्राइसिस। आने वाले दिनों में उसकी कमी पड़ जाए, उससे पहले हम सतर्क रहे, सावधान रहे, तो काम बन जाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, बस यही लाइक कर दो खास वीडियो को, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब तो किया ही हुआ है आप। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हमारा एप्लीकेशन में पूरा 9, 10 सब का कोर्स है, तो आप जा सकते हो, वहाँ कई सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।